आगे देखेंगे बच्चों वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वो कैसे घटित होती है। वाष्पीकरण जल का भाप में रूपांतरण होने की क्रिया है। वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो हवा में अदृश्य रूप में होती है बच्चों। तो पानी जो होता है, पानी का भाप में रूपांतरण हो जाता है। इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। मतलब कि सूर्य की ऊष्मा के कारण पृथ्वी के पानी का वाष्प में परिवर्तन होता है। जो पृथ्वी पर पानी होता है वो वाष्प के रूप में गर्मियों के समय जब अधिक धूप होती है, सूर्य की ऊष्मा जब होती है तो उसके कारण वह पानी जो है वाष्प बन जाता है। इसी को वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो वातावरण में शुष्कता, तापमान एवं वायु के संवेग पर वह निर्भर होता है। तो हवा की शुष्कता, तापमान तथा गति का वाष्पीकरण प्रक्रिया की गति पर बच्चों कुछ जानकारी यहाँ पर आपको दी है। जैसे कि वाष्पीकरण की गति का प्रभाव डालने वाले कौन कौन से घटक होते हैं। तो कौन कौन से घटक होते हैं? शुष्कता, तापमान, हवा की गति। ये तीनों जो हैं वाष्पीकरण की गति पर प्रभाव डालने वाले घटक हैं। तो बच्चों ये वाष्पीकरण की गति पर प्रभाव डालने वाले घटकों की मात्रा जो है वो कम अधिक होती रहती है और वाष्पीकरण की जो गति होती है वो भी सामान्यतः कम अधिक होती रहती है। ठीक है बच्चों। तो यदि वायु जो है वह शुष्क एवं गर्म होगी तो वाष्पीकरण की गति बढ़ जाती है और शुष्क एवं ठंडी वायु हो तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू रहती है। तो इसके विपरीत यदि वायु नम हो जाता है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है और वातावरण में वायु के बहने की गति एवं तापमान अधिक हो तो ऐसी परिस्थिति में वाष्पीकरण की प्रक्रिया शीघ्र होती है। तो वायु यदि धीमी गति से बहती है और ठंडी होती है तो वाष्पीकरण धीमी गति से होता है। तो इस तरीके से यह प्रक्रिया जो है वो घटती है। यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग लगाओ, इस तरह के प्रश्न पूछे हैं। तो कौन सी ऋतु में कपड़े शीघ्र सूखेंगे, ये आपको पता है बच्चों। कौन से मौसम ऋतु में कपड़े शीघ्र सूखेंगे? तो गर्मी के दिनों में। कौन से ऋतु में कपड़े सूखने में समय लगेगा और इसके पीछे का क्या कारण है ये आप भी जानते हैं। ठीक है बच्चों। आगे है आपका वातावरण की आर्द्रता। तो वायु में वाष्प की मात्रा वायु की आर्द्रता कहलाती है। वातावरण की शुष्कता अथवा नमी आर्द्रता अर्थात वाष्प के अनुपात पर निर्भर करती है। मतलब कि हवा में पाई जाने वाली, वायु में पाई जाने वाली वाष्प की मात्रा के अनुसार हवा की आर्द्रता निर्धारित होती है। बच्चों यदि हवा की आर्द्रता मतलब कि हवा की नमी कम है, आर्द्रता मतलब नमी, हवा की नमी कम है तो हवा शुष्क होती है और हवा की आर्द्रता अधिक है तो हवा आर्द्र अर्थात कि नम होती है। बच्चों आगे जो है आपको किसी विशिष्ट तापमान पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसकी वाष्प धारण क्षमता एवं उसमें उपस्थित वाष्प का अनुपात समान हो जाता है। तो ऐसी वायु की ऐसी स्थिति को वाष्प संतृप्त कहा जाता है। तो यहाँ बच्चों आपको एक कृति करके देखने के लिए कहा है कि आप सबसे पहले एक गहरा ट्रे या छलनी लें जो बीच में गहरी हो। बाद में स्पंज का एक टुकड़ा लेंगे और ट्रे के समतल भाग में कील की सहायता से छिद्र
बनाएंगे। तो ट्रे छलनी के बीच में आप स्पंज का टुकड़ा रखें। सुनिश्चित कर लीजिए कि स्पंज में बिल्कुल पानी नहीं है। स्पंज पर बड़े चम्मच से पानी डालना है। तो समूह के अन्य विद्यार्थी आप पानी के चम्मचों की संख्या नोट करेंगे कि कितना पानी उसमें डाला गया है। कितने चम्मच पानी स्पंज पर डाले गए हैं। तो अब स्पंज पूरा गीला होने तक चम्मच से पानी डालते रहिए और इसके बाद भी पानी डालते रहने पर क्या होता है ये आपको देखना है। तो इसी के आधार पर ये प्रयोग करेंगे। तो इसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं आपको बच्चों, और उन प्रश्नों का आपको प्रयोग के माध्यम से जो भी रिजल्ट निकलता है उसका उत्तर आपको देना है। तो बच्चों ये एकदम कॉमन प्रयोग है, मतलब ये आपको पता है कि ये प्रयोग करने से क्या होने वाला है, क्या रिजल्ट निकलने वाला है। तो आपको पहला जो प्रश्न पूछा गया है, प्रारंभ में स्पंज पर पानी डालने से क्या हुआ। क्या हुआ बच्चों, जब आपने प्रारंभ में स्पंज पर पानी डाला तो पानी जो है वह स्पंज में अवशोषित हो गया। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न आपका, स्पंज पर पानी डालते समय तुमने क्या सोचा था। तो बच्चों क्या सोचा था, स्पंज पर पानी डालते समय सोचा होगा कि पानी स्पंज से बाहर निकलेगा। जब हम बार बार चम्मच से पानी डाल रहे हैं तो पहले हमने सोचा ना कि स्पंज से पानी नीचे की तरफ गिरने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अगला है, गीले स्पंज पर और अधिक पानी डालने पर क्या हुआ। तो गीले स्पंज पर जब हमने और अधिक पानी डाला तो पानी तब जाकर स्पंज से बाहर निकल गया। तो इससे हम किन निष्कर्षों पर पहुंचते हैं बच्चों। तो ये जो प्रयोग हमने किया है इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एक निश्चित क्षमता के बाद स्पंज पानी अवशोषित करने की स्थिति में नहीं रहता। मतलब उसमें जितनी कैपेसिटी है उतनी उस स्पंज ने पानी को अवशोषित किया, लेकिन जब उसकी कैपेसिटी ख़त्म हुई, लेकिन उसके ऊपर भी वो पानी उसके ऊपर डालते गए तो फिर उसकी कैपेसिटी ख़त्म हुई और वह अवशोषित करने की स्थिति में नहीं रहा। तो यह प्रयोग हमको इस तरह से हमने किया है। तो बच्चों विशिष्ट तापमान पर जब वायु विशिष्ट क्षमता में वाष्प धारण कर लेती है और उसके बाद जब उसकी क्षमता ख़त्म हो जाती है, मतलब कि तब क्या होता है, वह वर्षा के रूप में नीचे आती है। ठीक है। तो मतलब यहाँ पर वायु की वाष्प धारण क्षमता आपको पता चले, इसके लिए ये प्रयोग आपको यहाँ पर करने के लिए बताया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बताया भी है कि स्पंज का टुकड़ा वायु समान है। ठीक है। मतलब स्पंज के टुकड़े को आप वायु मान लीजिए। स्पंज का टुकड़ा कितने चम्मच पानी सोख लेता है। स्पंज पूरा गोल गीला होने पर बूंद बूंद पानी नीचे गिरने लगता है। फिर कितने चम्मच पानी डालने पर स्पंज से पानी नीचे गिरने लगता है। तो यह नोट से पता चल जाएगा कि इसका अर्थ ये है कि जब हम स्पंज की पानी धारण करने की क्षमता पूर्ण हो जाती है तो वह संतृप्त हो जाता है। और इसी तरह जब वायु में स्थित वाष्प वायु की वाष्प धारण क्षमता से अधिक हो जाता है तो वो वर्षा अथवा हिम के रूप में फिर से पृथ्वी पर, धरती पर आता है वर्षा के रूप में। वायु की वाष्प धारण क्षमता वायु के तापमान पर निर्भर करती है। तो वायु का तापमान जितना अधिक होगा उसकी वाष्प धारण क्षमता और भी अधिक होगी।
तो उसकी वाष्प धारण क्षमता और भी अधिक होगी। हमने ये पहले सीखा है कि वातावरण में जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे वायु क्या होती है, ठंडी होती जाती है। और उतनी इस नियम के अनुसार वायु जितनी ऊपर जाएगी उतनी ही उसकी वायु धारण क्षमता कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों। ये प्रयोग के आधार पर जो जानकारी दी है आप इसको अच्छे से समझेंगे और इसको याद कर लेंगे। आगे आपको कुछ जानकारी दी है, इसको आपको हमेशा याद रखना है कि सामान्यतः आर्द्रता का मापन ग्राम प्रति घन मीटर इकाई में किया जाता है। किसी भी तापमान में वायु की आर्द्रता का प्रमाण 0 ग्राम में होने पर वह वायु शुष्क कहलाती है और 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वायु में वाष्प 30.37 ग्राम होने में वायु संतृप्त हो जाती है। इस तरह की बातें यहाँ पर आपको बताई गई हैं जो आपको याद रखनी है। ये जानकारी आपको याद रखनी है। आगे आपको यहाँ पर देखिए एक तालिका दी गई है। इस तालिका में आपको विभिन्न तापमानों पर 1 घन मीटर वायु की वाष्प धारण क्षमता दी हुई है। तो तालिका का निरीक्षण कर वाष्प धारण क्षमता का अंतर आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आपको पहला जो है पहली वाष्प धारण क्षमता में कितना अंतर है ये आपको यहाँ पर निकाल कर बताया गया है। आगे आपको करने के लिए कहा है। ठीक है, तो ये आप आगे का जो है करके देखेंगे, स्वयं करेंगे आप ये। यदि आपको ये नहीं आता है, ठीक है, तो मैं आपको ये हल करके बताऊंगी कि किस तरह से ये अंतर आपको निकालना है। लेकिन आपको एक जो है पहला जो है आपको ये करके दिखाया हुआ है, तो इसीलिए आप ये स्वयं करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, और अगर आप नहीं कर पाए तब मैं आपको बताऊंगी, ये आप मुझसे पूछिएगा। ठीक है, कि किस तरह से आपको यह वाष्प धारण क्षमता निकालनी है। तो 1 घन मीटर वायु में 15 अंश सेल्सियस तापमान पर 12.8 ग्राम की वाष्प धारण क्षमता होती है। तो यदि उतनी ही वाष्प उस वायु में हो तो वायु संतृप्त बनती है। तो वायु की आर्द्रता भिन्न पद्धतियों से व्यक्त की जाती है। ठीक है, तो बच्चों इसे हल करना। ठीक है, और उसके बाद नहीं आया तो फिर ये मुझसे आप पूछेंगे, मैं आपको ये हल करके बताऊंगी कि आपको किस तरह से वाष्प धारण क्षमता में अंतर निकालना है। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।